एवरीवन, हम लोग आपके साथ अब स्टार्ट करेंगे एफएम। तुम पीछे कॉस्टिंग में नहीं थे शायद? अच्छा, लेट हो गया था जी। उसका रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक ठीक। हम आपके साथ एफएम शुरू करेंगे। एफएम एसएम जो आपका सब्जेक्ट है, ये पूरे 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 मार्क का एफएम है और रेस्ट 50 मार्क का एसएम है। मैं आपको इस सब्जेक्ट का एफएम पोर्शन कराऊंगा और इस पोर्शन को कराने में हमें लगते हैं 105 घंटे, 105 आवर्स। ये सेट एक कंटेंट है 105 का। इसमें आपको केस सिनेरियोस, साथ में एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल थ्योरी, सब चीज़ें आती हैं। थ्योरी इसकी कॉस्टिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है। कॉस्टिंग में तो थ्योरी ऑप्शन के अंदर आती है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन कंपल्सरी आता है और ऑप्शन में भी आता है, और थ्योरी के बेस पे एमसीक्यू भी आते हैं। सो इसका थ्योरी अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर एक्सक्लूसिव थ्योरी के हैं। तो 7 प्रैक्टिकल हैं, 2 थ्योरी हैं। अब देखिए, 9 में से अगर 2 थ्योरी है तो थ्योरी में से बहुत कुछ आएगा। अगर एक आधी टॉपिक होता फिर तो देख लेते हैं। उन दोनों चैप्टर्स की कंप्लीट थ्योरी आपको लिखवाई जाएगी। सब्जेक्ट ऑल टुगेदर आपके लिए नया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप जो पढ़ेंगे, वो सारा का सारा पढ़ाई फंड्स यानी कि पैसों से रिलेटेड है। आप अपने फंड्स को कैसे मैनेज करें, यानी कि आपने एक बात सुनी होगी, पैसे कमाना, लेकिन कमाए हुए पैसों से पैसों को बढ़ाना इज डिफरेंट थिंग। एक लाइन और बोलता हूं, पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। आप किसी को लो पैसे कमा, आसान है, कमाया जा सकता है, लेकिन कमाते रहना वो मुश्किल है लंबे समय तक। तो आप कैसे पैसे कमाते रह सकते हैं, ये चीज आपको सिखाएगा एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लॉन्ग टाइम तक आप पैसे कैसे कमा सकते हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताएगा, लेकिन पैसे कमाना और उस कमाए हुए पैसे को बढ़ाना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा, कि आप कैसे अपने कमाए हुए पैसे को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इतना दम है कि अगर आप इसको सीख गए तो आप जब सोएंगे तब भी पैसे कमाएंगे। जबकि आमतौर पे आदमी पैसा कब कमाता है? जब वो काम करता है। अगर आप खाली बैठेंगे तो भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं इस सब्जेक्ट की एक छोटी सी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं कितनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक बिजनेस वेंचर शुरू हुआ था ईयर 93 में, सुभिक्षा करके। उनका डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था, जहां पे ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स और कुछ कॉमन डेली मेडिसिन मिला करती थी। ये चेन्नई का एक स्टोर था जिसने 93 में बिजनेस शुरू करा। काफ़ी अच्छा उनका वहाँ ग्रोथ हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने एक दो स्टोर चेन्नई में और खोले, और सारे ही स्टोर बहुत अच्छे चलने लगे। अब उनको एक्सपेंशन करने का विचार आया, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, हम डिफरेंट शहरों में अपने स्टोर खोलेंगे। और जो बड़े शहर हैं उनमें दो दो तीन तीन भी खोल सकते हैं, जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। तो उन्होंने बोला हम 100 स्टोर खोलेंगे, 100। तो उन्होंने उसकी पूरी रूपरेखा बनाई, और स्टोर स्टोर को खोलने के लिए उनको चाहिए थे पैसे। तो उन्होंने बोला हमारा बिजनेस तो अच्छा सेट हो गया है, ब्रांड नेम भी बन गया है, हम बैंक से लोन लेंगे। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। इस चीज को बोलते हैं डेप्ट्स फाइनेंसिंग। लोन लेने को बोलते हैं एफएम के अंदर डेप्ट्स फाइनेंसिंग। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लेने के बाद उन्होंने 100 स्टोर खोल दिए। लेकिन स्टोर खोलने के 2001 में 2 या 3 साल के अंदर अंदर ये ग्रुप टोटल फेल हो गया और एक कंपनी बंद हो गई। आप सोचें ऐसा क्या हुआ होगा कि ये कंपनी बंद हो गई? क्यों बंद हुई होगी? अच्छा, और
इन्होंने जो एक्सपेंशन किया वो गलत किया। एकदम से 100 स्टोर, 2-3 पहले खोलते फिर चल जाते, 2-3 खोलते फिर ऐसे। और इस प्रोसेस में अगर आप इनकी गूगल पे हिस्ट्री देखेंगे तो वो लिखा हुआ है, द मेन कॉज ऑफ फेलियर इज मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। मिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वर्ड है, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स मतलब इनको एफएम की जानकारी नहीं थी। हुआ क्या, इन्होंने 100 स्टोर को खोलने के लिए बैंक से लोन ले लिया। अब आप देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप लोन ले रहे हैं, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है उसको आते आते टाइम लगता है। अब 100 स्टोर खोलेंगे तो उसमें इतना सारा स्टॉक भी चाहिए। अब आपने सारे सारे स्टोर तो भर दिए, लेकिन लोग तो धीरे धीरे आएंगे, एकदम से तो आएंगे नहीं, फुटफॉल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो बैंक तो इंटरेस्ट उतना ही चार्ज करेगा डे वन से। तो 1, 2, 3, 4 महीना भी बिजनेस सेट नहीं हो रहा, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मांगे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, नुकसान होगा। और एक दिन नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने पैसे वापस मांगेंगे, आपको धंधा बंद करना पड़ेगा। तो मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के कारण ऐसा हुआ। इसी तरह से एयर इंडिया कंपनी जब से बनी तब से लॉस में है। अब टाटा ने उसको एक्वायर किया है। अगर आप कभी एयर इंडिया की हिस्ट्री पढ़े तो वो भी कहते हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, हमने फंड्स को मिसमैनेज किया है। अगर इन लोगों को फंड्स की नॉलेज होती तो वो ऐसा नहीं करते। अब सुभिक्षा ने बोला हमें अगर सक्सेस होना तो क्या करना चाहिए था, तो हमने उनको बताया अगर आपको सक्सेस चाहिए था तो पहली बात आपको ग्रोथ जो है वो स्टेप्स में करनी चाहिए थी, नॉट 100 स्टोर वन टाइम। थोड़े आप 2, 4, 10 स्टोर खोलते फिर। दूसरा आपको करना चाहिए था इक्विटी डाइल्यूशन। अब ये वही समझ सकता है जिसको फंड्स की नॉलेज हो। क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विटी डाइल्यूशन। जैसे जब सुभिक्षा अपने स्टोर खोलने जा रही थी तो उस समय उसको अपना एक वैल्यूएशन कराना चाहिए, मतलब हमारा बिजनेस का वैल्यू क्या है, हमारे ब्रांड का वैल्यू क्या है, वो वैल्यूएशन कराना चाहिए। अब मान लीजिए वैल्यूएशन आया उनका सपोज लेट से 100 करोड़ रुपया। अभी वो खुद ही मालिक है। अब वो ये बोलते इसका 20% हिस्सा, 20% हम किसी को देने को तैयार हैं, बदले में वो हमें 20 करोड़ रुपए देते हैं। 100 करोड़ वैल्यू है, 100 करोड़ का 20% कितना हुआ, 20 करोड़। हम 20 करोड़ आपको देने को तैयार हैं, बदले में आप हमें 20 करोड़ रुपए देते हैं। इसको बोलते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब है आज वो जो सुभिक्षा कंपनी थी उसके सारे शेयर सुभिक्षा के मालिक के पास थे, ही इज द ओनली शेयर होल्डर। अगर वो अपने हिस्से के 20% शेयर किसी को देता है तो उसे 20 करोड़ मिल जाएंगे, उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इससे इक्विटी डाइल्यूट होती है, डाइल्यूट मतलब पिघलती है। अब कल को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80% हिस्सा वो रखेगा, 20% वो आदमी लेगा जिसने पैसे प्रोवाइड कराए हैं। आपने 20 करोड़ रुपए लेके 10-12 स्टोर सेटअप कर दिए तो ऑब्वियसली आपकी सेल बढ़ेगी, और जब आपकी सेल बढ़ेगी तो आपके बिजनेस की वैल्यू और बढ़ेगी। फिर आप दोबारा वैल्यूएशन कराएं, पहले 100 करोड़ थे हो सकता है 250 करोड़ हो। फिर आप पहले आपने 20% डाइल्यूट करा था, अब आप 5-6% कर सकते हैं और फंड्स आ जाएंगे। इससे फायदा ये होगा, ये जो इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा आता है ये कभी वापस करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही इस पे इंटरेस्ट देना है। ये तो प्रॉफिट हुआ तो उनको मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, मतलब उनकी भागीदारी प्रॉफिट में भी है लॉस में भी है। इस तरह से अगर वो चलते तो ये कंपनी आज बंद नहीं होती। मतलब इनको डेब्ट्स की बजाय इक्विटी फाइनेंसिंग करनी चाहिए थी। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा अडानी ग्रुप एकदम टॉप पे था, आज भी अडानी उस हाइट पे नहीं पहुंचा जहां उसको पहुंचना चाहिए था। एक रिसर्च एजेंसी है हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट उसने लिखी, और उस रिपोर्ट के लिखते ही अडानी 90% डाउन हो गया, 90% उसका वैल्यूएशन कम हो गया। अडानी का एक शेयर जो टॉप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज जो कभी 3800 रुपये हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में वो 600 रुपये हो गया। उस रिपोर्ट में ऐसा था क्या, उस रिपोर्ट में क्या था ऐसा जो हिंडनबर्ग ने लिखा। हिंडनबर्ग ने लिखा आज अडानी इतने प्रॉफिट्स में है, उसकी इतनी एसेट्स हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन उसने बाजार से बहुत ज्यादा लोन उठा रखा है, बैंकों से बहुत ज्यादा लोन उठा रखा है। इसका मतलब ये एक हवा का गुब्बारा है, फट जाएगा किसी दिन। मतलब
आपके पास 100 रुपए की एसेट और वो भी आपने उधार के पैसों से खरीदी है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना एक तरह से। वो एसेट बिकी तो पैसा उसको जाएगा। तो कह रहे हैं अडानी पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, जब जब बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी उसने इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी। आज आप अडानी की किसी भी कंपनी को खोल के देख लो, गौतम अडानी के पास अपनी, चाहे अडानी पोर्ट हो, अडानी एनर्जी हो, या अडानी एंटरप्राइजेज हो, या एनडीटीवी हो, कोई भी हो, इन सब में अडानी का 80% तक का शेयर है, 80% तक का। और वहीं आप अगर रिलायंस को देखो, मुकेश अंबानी, उसका 60 से 65% है। इसका मतलब मुकेश अंबानी इक्विटी डाइल्यूट करता है और डेब्ट्स पे भरोसा कम करता है। इसको जब भी पैसे चाहिए होते हैं अडानी को, ये मार्केट से लोन के तौर पे लेता है, बैंकों से लोन के तौर पे लेता है, अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करता। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही लिखा था, अगर मैं एक लेमेंस लैंग्वेज में सिखाऊं, इस कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है, कल को अगर कुछ हुआ तो लोन कहां से वापस करेगा। बस इस रिपोर्ट से 80 to 90% उसका वैल्यू खराब हो गया। इसका मतलब वो अपने फंड्स को ठीक से मैनेज नहीं कर रहा। फिर दोबारा से थोड़े टाइम में अडानी ऊपर चढ़ा, और वो कैसे, उसने एक न्यूज दी, हम 30,000 करोड़ रुपए बैंक को रीपे कर रहे हैं अपना लोन कम करने के लिए, वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। 30,000 करोड़ बड़ी रकम होती है, 1.5 लाख करोड़ में से 30,000 वापस कर रहे हैं। ये करने के बाद अडानी दोबारा से ऊपर आया, लेकिन फिर दोबारा हिंडनबर्ग ने ऐसी कोई बात कह दी, वो फिर नीचे चला गया। तो आजकल अडानी हवा में घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जबकि रिलायंस एक स्टेगनेंट पोजीशन पे है, वो एक डेब्ट्स फ्री कंपनी बन गई है अब। डेब्ट्स फ्री कंपनी, देयर आर नो डेब्ट्स ऑन रिलायंस। वो कहते हैं पैसे चाहिए तो अपने शेयर डाइल्यूट डाइल्यूट करो, इक्विटी डाइल्यूट करो। तो ये सब चीजें हम कहां सीखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। एक आदमी के पास 100 रुपए हैं, एक तरीका ये है 100 रुपए आप अपने पास ही रखें, 100 ही रहेंगे। दूसरा, आप 100 रुपए बैंक में जमा करा सकते हैं, आपको 105 106 रुपए इंटरेस्ट का 1 साल के बाद मिल जाएंगे। आप 100 रुपए किसी स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, होने को वो 0 भी हो, होने को 200 भी हो सकते हैं। आप 100 रुपए से कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, हो सकता है पैसे बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है कि आप कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। कमाना आसान है लेकिन बढ़ाना मुश्किल है, बचा के रखना मुश्किल है। और ये सारी चीज आपको कौन सिखाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसका इंट्रोडक्शन था। हम आज बेसिक ही करेंगे, और बेसिक एक चैप्टर के माध्यम से करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा लीवरेज। आप ये कॉपी कर लें, चैप्टर का नाम लीवरेज। आइए मैं शुरू कर रहा हूं। जनरल ऑब्लिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीवरेज। हम आपके साथ एक जनरल या एक बेसिक डेफिनेशन करेंगे। ये जो डेफिनेशन है ना, ये एग्जाम में नहीं लिखनी, एग्जाम में लिखने की दूसरी बताएंगे। हमारे कोर्स में डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई है, आपको वो पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। यहां तो हम एक बेसिक बता रहे हैं। बेसिक मतलब मान लीजिए हम एफएम के स्टूडेंट्स नहीं हैं, और हमें ये पता लगाना है व्हाट इज लीवरेज। तो वो लीवरेज क्या होती है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक? आइए। लीवरेज इज एबिलिटी ऑफ फर्म of paying fixed return for employing resources. Leverage is ability of firm of paying fixed return for employing resources. देखिए, इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं। एक फर्म,
फिक्स रिटर्न, एक एम्प्लॉइंग रिसोर्सेस, एक एबिलिटी, 4 वर्ड। सबसे पहले जो हाईलाइट पोर्शन है, फर्म। फर्म का क्या मतलब होता है? यहां फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है। जो आपके बिजनेस का रूप है उसको बोलते हैं फर्म। यानी कि अगर आप बिजनेस एक कंपनी बना के कर रहे हैं तो उसको भी फर्म बोलेंगे। अगर आप खुद से बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, उसको भी फर्म बोलेंगे। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उसको भी फर्म बोलेंगे। तो बेसिकली जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है उसको फर्म बोलते हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी आज घर से निकल रहा है, कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री जा रहा हूं, अपनी कंपनी जा रहा हूं, वो कह सकता है मैं फर्म जा रहा हूं अपनी। एक आदमी की दुकान है, खुद ही बैठता है, ये ना बोले दुकान जा रहा हूं, फर्म जा रहा हूं मैं अपनी। तो फर्म का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। इट में बी सो प्रोप्राइटरशिप, इट में बी अ कंपनी, इट में बी पार्टनरशिप फर्म। एफएम में फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं होता। जिस रूप में आप बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं फर्म। अब डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे एक आदमी है ए, ये खाली है, कुछ नहीं कर रहा। ये कहता है मैं एक बिजनेस करूंगा और बिजनेस का नाम रखूंगा ए ट्रेडर्स। तो ए ट्रेडर्स क्या हो गया? फर्म। ए ट्रेडर्स हो गया फर्म। अब ये गया एक बैंक के पास, बैंक को बोला जी आप मेरे को लोन दे दो, बिजनेस करना है। बैंक ने पैसे दे दिए। अब इसने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। अब अगर ये बिजनेस से इतना कमा लेता है, अगर ये बिजनेस से इतना कमा लेता है कि बैंक को इंटरेस्ट पे कर सके समय पर, तो हम मिस्टर ए को बोलेंगे लीवर्ड। और अगर ये इंटरेस्ट देने में सक्षम नहीं है तो हम बोलेंगे अनलीवर्ड। इसका मतलब एबिलिटी, क्या वो एबल है? कौन? फर्म। क्या फर्म एबल है किस चीज में? पेइंग फिक्स रिटर्न, फिक्स रिटर्न देने में। अब क्वेश्चन ये है, जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स इन द सेंस, जैसे मान लो इस महीने सेल कम हुई है, तो क्या वो ये कह सकता है कि मैं बैंक वाले को मेरा धंधा कम चला तो मैं इंटरेस्ट कम दूंगा? नहीं, इंटरेस्ट उतना ही लगेगा। और अगर धंधा बहुत अच्छा हुआ है तो बैंक वाला क्या बोल सकता है, इस बार तू डबल दे दे हमें? नहीं। सो इट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज विद सेल्स। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये ए के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। और बैंक के लिए इनकम। तो एक तरह से बैंक के लिए रिटर्न हो गई, फिक्स्ड हो गई। पेइंग फिक्स रिटर्न, क्या ये सक्षम है रिटर्न देने में? किसको? बैंक को। इसका एक्सपेंस है, क्या बैंक को फिक्स रिटर्न देने में सक्षम है? फॉर एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज, एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज का मतलब कमाने का जरिया। जो इसने अपना कमाने का जरिया ढूंढा है, जो इसने एक कंपनी फॉर्म करी है, ए ट्रेडर्स एक फर्म फॉर्म करी है, क्या ये उससे उतना कमा रहा है कि बैंक को समय से रिटर्न दे सके? इफ यस ही इज लीवर्ड, अदरवाइज अनलीवर्ड। अगर आज आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम पता है क्या बोलेंगे? आपने एक रिसोर्स एम्प्लॉय किया है, रिसोर्स एम्प्लॉय किया है, आपने कमाने का जरिया ढूंढा है। और अगर आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे तो हम कहेंगे यू आर पेइंग फिक्स रिटर्न टू द बैंक, फिक्स रिटर्न टू द बैंक। और आपके बिजनेस का नाम होगा फर्म, फर्म। तो अगर आप एबल हैं, फर्म एबल है फिक्स्ड रिटर्न देने में बैंक को, तो हम बोलते हैं आप लीवर्ड है। और रिटर्न कहां से देंगे? फ्रॉम एम्प्लॉइंग रिसोर्सेस, रिसोर्स को एम्प्लॉय करके। अगर आप नहीं दे पा रहे, कम कमा रहे, तो लीवर्ड का नाम दिया जाएगा। ये चीज क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है, रादर मेरे को बोलना चाहिए एक ही ऑब्जेक्टिव है। असल में पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब नाम आ गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जब हम आपको थ्योरी का चैप्टर पढ़वाएंगे, उसमें इसके ऊपर अच्छी खासी थ्योरी है, तो वहां पे हम बताएंगे देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड वेल्थ, सब समझाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली
प्रॉफिट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। आजकल के बिजनेस सिनेरियो में प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आज एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने आप छुपा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए पहले रिलायंस कंपनी कहती थी हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है? रिलायंस अपना प्रॉफिट बढ़ाने में बढ़ी हुई है, उनका ऑब्जेक्टिव है अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। अब वो पता है क्या कहते हैं? नो, दिस इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ बढ़ाना। किसकी? शेयर होल्डर की। जिन लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं, हम उनकी तरक्की करेंगे, उनकी वेल्थ बढ़ाएंगे। अब एक बात बताओ, आज मैं कहूं ये दो गरीब लोग हैं, मैं इनको ऊपर उठाऊंगा, इनका घर भरूंगा। अरे इनका तो मैं तब भरूंगा जब मेरा भरा हुआ होगा। तो पहले मैं बोलता था मेरा घर भरे, मेरा घर, अब मैं बोलता हूं उनका भरे। तो उनका तब भरेगा जब मेरा भरा होगा। तो इसमें तो दोनों बातें कवर हो गई और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। देखो कितनी बड़ी कंपनी एथिक की बात कर रही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। अपने बारे में नहीं सोच रहे, सबके बारे में सोच रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमेशन। वेल्थ मैक्सिमेशन का मतलब होता है जिन लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना। इसके अलावा एक्स्ट्रा बात और बताता हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमने क्यों छोड़ा, क्यों हमने अब इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं माना। उसका रीजन है, जब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता था पता नहीं चलता था कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है। जीपी, एनपी, ओपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक कंपनी बड़ा बढ़िया ग्रॉस प्रॉफिट कमाती थी, मतलब फैक्ट्री के अंदर खर्चे बड़े कम, सस्ते से सस्ता बढ़िया से बढ़िया मटेरियल खरीदना, लेबर को डंडा देके काम कराना, प्रोडक्शन के खर्चे कम, तो उनका जीबी बहुत ज्यादा आता था। लेकिन जो उनके ऑफिस में स्टाफ बैठे हैं वो वहां पसरे पड़े हुए हैं, जहां जाए गाड़ियों में जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा बतेरा हो रहा है, नेट प्रॉफिट जरा सा आ रहा है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कम। अब कहें जी हमने तो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया, हमने तो जीपी बढ़ा दिया। सामने वाला का एनपी तो तूने कम कर रखा अपना। अब पता ही नहीं चल पा रहा क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या इन्होंने अचीव किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है कहीं नहीं लिखा था। कोई जीपी बढ़ा रहा है तो खुश हो रहा है, भले एनपी क्यों ना कम हो उसका। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव है तो उसको फुलफिल करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। समझाने के लिए बताता हूं, मैं एक जगह गया, एक आदमी ने बोला पैसा कमाना चाहता। मैंने कहा हाँ हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। कह रहे काम कर, घर से 1 लाख रुपए ला। मैंने कहा लाता हूं। मैं लेकर आया। मैंने कहा क्या करेगा? कह रहे मेरे को दे दे, 2 घंटे में 1.5 लाख करके दे दूंगा। मैंने कहा कैसे? कह रहे कुछ नहीं, बस मेरे को दे, यहां बैठ, 2 घंटे बाद 1.5 लाख ले ले। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया, मैंने दे दिया। आए नहीं वो, मेरे को तो 2 साल हो गए बैठे वहां पर अभी तक। वो कोई मेरे को पूछ रहा क्यों दिया तूने इसको? मैंने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ना, प्रॉफिट बढ़ाना था। तो कह रहा है बेवकूफ, वो फ्रॉड था। इसका मतलब अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है तो हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिस्की इन्वेस्टमेंट हमेशा डूबती है, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए भी हमने उसको छोड़ दिया। तीसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे, आपको 2 ऑफर दिए जा रहे हैं। पहला ऑफर, आप मेरे को 100 रुपए दें आज, अभी, मैं 1 साल के बाद आपको 110 दूंगा। 1 साल के बाद 110 दूंगा। दूसरा ऑफर, कोई और, आप उसको 100 रुपए दें, वो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको 111 रुपए देगा। मैं 1 साल के बाद 110 रिटर्न करूंगा और वो आदमी 10 साल के बाद 111। बताओ पैसे क्या आप उसको दोगे या नहीं दोगे? नहीं, मेरे को दोगे, क्योंकि मैं 100 का 110 कर रहा हूं 1 साल में, और वो 10 साल में 111। लेकिन जब प्रॉफिट मैक्सिमेशन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ना, आप लोग पैसे उसको देते थे। क्यों? आप कहते हो वहां 100 का 111 हो रहा है, आप 110 दे रहे हो। टाइम नहीं देखता था वो, मैं तो 1 साल में लौटा दूंगा और 10 साल में लौटाएगा। कह रहा नहीं वहां बढ़िया है, वहां 111 रुपए मिलेंगे, हमें 11 रुपए का फायदा हो रहा है। वो ये नहीं देखता 10 साल में 11 रुपए का फायदा है तो ना के बराबर, उल्टा नुकसान ही है। तो जब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, 3 कमियां नजर आती थी। कौन सा प्रॉफिट इंक्रीज करें किसी को नहीं मालूम था। दूसरा, रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट होता था, बिजनेस फेल हो जाता था। तीसरा, टाइम को इग्नोर किया जाता था।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में तीनों चीजें कवर्ड है, और इसका मतलब होता है अपनी नहीं, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। अपनी नहीं, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। एक सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं, इंफोसिस कंपनी में अगर 93 में किसी ने 10,000 पे इन्वेस्ट किए थे, 10,000 ईयर 93 में, आज वो 65 लाख रुपए के बराबर है, 65 लैक्स, 32 साल के अंदर। तो इसका मतलब इंफोसिस क्या कर रही है, वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही है। तो सोचो अगर मैंने 10,000 लगाए तो मेरे 65 लाख हो गए, तो जो कंपनी के मालिक हैं, क्या उनका घर नहीं भरा होगा? मेजोरिटी शेयर तो उन्हीं के पास है, हमारे पास तो 100 शेयर है, 10 शेयर है, 20 शेयर है, 50 शेयर है, उनके तो करोड़ों शेयर है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना एक अच्छा कंसेप्ट है, उसमें लोग सपोर्ट भी करते हैं कि यार देखो कितनी बढ़िया कंपनी हमारे बारे में सोच रही है। जबकि हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जानकार है वो लोग पता है क्या कहते हैं, अब ये सिर्फ आंखों का दिखावा है, वो तुम्हारे बारे में सोच के अपना घर भर रहे हैं। जब तक वो बोलते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो लगता था सेल्फिश है, वेल्थ से लगता है कितने दयालु हैं। तो इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बदल गया। आज आज इसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक, आइए लिखिए इसको, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मींस मार्केट वैल्यू, मींस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस चीज की, आपको मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। मार्केट वैल्यू किस चीज की, शेयर्स की। आपको शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करनी है, ऑफ शेयर्स। अब ये मार्केट वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, मतलब आपके शेयर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस पर। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, शेयर बढ़ जाता है। डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की परफॉर्मेंस किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन रिस्क ऑफ कंपनी। कंपनी कितना रिस्क ले रही है। अगर कंपनी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती, डरपोक है, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, कोई खास अच्छी नहीं होगी। उसके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, कम ही होगी। वेल्थ क्या मैक्सिमाइज करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो बेसिकली किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके रिस्क पर, और परफॉर्मेंस से डिटरमाइन होती है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू से अचीव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब रिस्क दो तरह का होता है, एक होता है बिजनेस रिस्क, और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है बिजनेस, एक फाइनेंशियल। अभी होता क्या है देखो, इन दोनों में से जो ज्यादा सीरियस है वो बिजनेस रिस्क है, जो थोड़ा कम सीरियस है वो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क का मतलब समझिए क्या होता है। एक कंपनी सेल कर कर, अपने गुड्स की सेल कर कर, सर्विसेज सामान बेचकर इतना पैसा कमाती है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे ऑफ कर देती है, लेकिन उनके पास इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं है, जो उन्होंने बैंक से इंटरेस्ट ले रखा है। तो हम कहते हैं इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क है। इसका नतीजा होता है बिजनेस में लोग बोलने लगते हैं ये आदमी दिवालिया हो गया, मतलब मार्केट में न्यूज आ जाती है, इसको बोलते हैं बैंकरप्ट होना। बिजनेस रिस्क क्या होता है, आप सेल करके इतना पैसा कमाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो मीट कर लें, फिक्स कॉस्ट नहीं दे पा रहे, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब सीधा इंडिकेशन है बिजनेस बंद होने वाला है। ये बिजनेस रिस्क है। अभी हम आपको क्यों बता रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा एक चैप्टर है लीवरेज। इसका बड़ा सही उपयोग है। आज के दिन कोई भी कंपनी, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, इंफोसिस हो, या कोई और भी, जब वो बैंकों में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले पता है क्या कहते हैं, हम चेक करेंगे आप कितना रिस्क ले रहे हैं।
अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब वो पूछते भाई आप कैसे चेक करोगे? कह रहे हैं सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में हम बता देंगे, सिर्फ 2 मिनट में। और आप लोग भी बता सकते हैं एक दो क्लास के बाद। तो कंपनी ने मुझे 2 मिनट में कैसे बताओगे? कहते हैं तू अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी ले आ, इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, उसको देखकर हम दो लीवरेज निकालेंगे, एक ऑपरेटिंग एक फाइनेंशियल। बस उसी को देख के बता देंगे तेरे ऊपर इनमें से कौन सा रिस्क कम है कौन सा ज्यादा है। अगर ज्यादा रिस्क है तो तेरे को वापस भेज देंगे, कम है तो लोन दे देंगे। किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या की कंपनी है। जब ये बंद हुई थी उस समय किंगफिशर एयरलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास बंद होने से 6 महीने पहले लोन लेने के लिए गया। उनको कहा जी हमारे बिजनेस है एयरलाइंस का, हमें लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला अपनी इनकम स्टेटमेंट ले आ। इनकम स्टेटमेंट ले आए। उन्होंने बोला तेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, तेरे ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, हम तेरे को लोन नहीं देंगे। अब उसने पूछा भाई इसका क्या मतलब है? कहते उसका मतलब ये है तूने ऑलरेडी बाहर से इतना पैसा उठा रखा है एसबीआई से, तू उसका इंटरेस्ट दे दे के थक गया है, कमाई तेरी है नहीं उतनी, हम भी तेरे को दे देंगे तो हमारा इंटरेस्ट कहां से देगा, प्रिंसिपल तुम्हारा डूब जाएगा, तो हम नहीं देते, तू जा। मतलब उन्होंने सिर्फ एक फाइनेंशियल लीवरेज निकाली और उसके विषय में इतना बड़ा कमेंट कर दिया। वापस आ गए। 6 महीने के बाद किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। सबसे ज्यादा खुशी यूनियन बैंक को हुई क्योंकि उनका पैसा डूबा नहीं। सिटी बैंक का 6,000 करोड़ रुपए डूबा हुआ है आज भी। जब वो कंपनी बंद हुई तो उसके पहले उनके ऊपर बिजनेस रिस्क भी आ गया था। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? एक टाइम ऐसा हो गया था वो हवाई जहाज उड़ाकर टिकट बेचकर सिर्फ उतने पैसे इकट्ठे कर रहे थे जिससे हवाई जहाज में फ्यूल डलवा सकें। इससे ज्यादा पैसे उनके पास नहीं थे। स्टाफ की सैलरी उसके पैसे नहीं थे, क्रू की सैलरी उसके पैसे नहीं थे, हवाई जहाज किराए पे ले रखे उसका रेंट नहीं था। एसबीआई के इंटरेस्ट को तो मारो गोली, वो तो बात की बात है। अब इसका क्या नतीजा होगा? क्या स्टाफ उधर काम करना चाहेगा? जिन्होंने हवाई जहाज किराए पे दिए वापस लेंगे नहीं लेंगे? बिल्डिंगें खाली कराएंगे नहीं कराएंगे? यही हुआ, हो गई किंगफिशर बंद। तो ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है लीवरेज से, जो हमारा चैप्टर है। तो लीवरेज को हम रिस्क से रिलेट करेंगे। सो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये कहा जो हमारा आज के दिन ऑब्जेक्टिव है इज वेल्थ नॉट प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब है मार्केट वैल्यू बढ़ाना अपने शेयर की। मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस पर, कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है रिस्क पर। रिस्क दो तरह के होते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब यू कैन पे वेरिएबल कॉस्ट, यू कैन पे फिक्स कॉस्ट, बट इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। और बिजनेस का मतलब इंटरेस्ट तो दूर की बात है, फिक्स कॉस्ट पे करने के भी पैसे नहीं है। बिजनेस रिस्क आने से बिजनेस बंद हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क आने से लोग आपको दिवालिया बैंकरप्ट बोलना शुरू कर देते हैं। बिजनेस रिस्क का पता ऑपरेटिंग लीवरेज से चलता है, फाइनेंशियल रिस्क का पता फाइनेंशियल लीवरेज से चलता है। अभी आपको ये बात लिख पाएंगे फिर आगे लेके चलेंगे। आइए बिजनेस रिस्क के नीचे यहां पे लिखे व्हेन व्हेन कंपनी when company is not able to meet when company is not able to meet its fixed cost as well as interest cost as well as interest cost। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में इसी के नीचे रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म्स ऑपरेशन, रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म्स ऑपरेशन, रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म्स ऑपरेशन। इसके नीचे लिखो अनसर्टेनिटी अबाउट future income, uncertainty about future income, uncertainty about future income।
राइट साइड पे लिखो, फाइनेंशियल रिस्क के नीचे, when company can pay, when company can pay its variable cost as well as fixed cost, but not able to meet, but not able to meet its interest cost. इसके नीचे लिखो, additional risk placed on firm's shareholder, placed on firm's shareholder because of use of debts, because of use of debts. अभी टेबल खत्म हो गई, एक और पॉइंट लिख पा रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट। एफ में 7 प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसमें से करीब 3-4 चैप्टर में ये स्टेटमेंट बनेगी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EPS, अर्निंग पर शेयर, divided by number of equity shares, प्रेफरेंस डिविडेंड,
कर लिए कॉपी? इसको कुछ देर के बाद दोबारा से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाएंगे। अब लीवरेज का जो मीनिंग है वो ये वाला आप एग्जाम में लिखेंगे, लीवरेज मीनिंग। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला, इन कॉमन पैरेलल्स। कॉमन पैरेलल्स का मतलब होता है आमतौर पे, लीवरेज का ये मतलब है इन फाइनेंशियल एनालिसिस। जब हम एफएम पढ़ते हैं तो लीवरेज का ये मतलब होता है। कॉमन पैरेलल्स में लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या पावर। इन्फ्लुएंस ऑब्लिक पावर, ये मतलब होता है लीवरेज का। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, पावर का मतलब होता है शक्ति। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ जरा, जैसे कॉमन बैलेंस है लीवरेज का मतलब। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया तो बातचीत करते हुए उसने बोला, यार मेरा लड़का आजकल ना बड़ा बदतमीज हो गया है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो गया? शुरू से ऐसा था? कहने पहले तो बिल्कुल ठीक था, आजकल तो कोई सवाल पूछो उसका सीधे से जवाब नहीं देता, कोई काम बोलो तो उसका उल्टा जवाब देता है, चिड़ा चिड़ा रहता है सारे दिन। तो मैंने कहा तूने ऑब्जर्व किया कि इसकी वजह क्या है? कह रहे एक ही वजह है, दोस्तों की संगत। दोस्तों का असर है इसके ऊपर, दोस्तों का असर है। इसका मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तभी वो दोस्त अपनी वाइफ को बोलता है तेरी वजह से बिगड़ा है, तूने छूट दे रखी है, सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता है, मना नहीं करती इसको नीचे जाने के लिए, तूने छूट दे रखी है, तूने लीवरेज दे रखी है इसको। लीवरेज, ये वर्ड्स है अंग्रेजी के। लीवरेज का मतलब होता है तुमने छूट दे रखी है, इसकी वजह से आज दोस्तों का प्रभाव इसके ऊपर आ रहा है। तो लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। पावर यानी कि शक्ति, पता नहीं इसके ऊपर कौन सी शक्ति विराजमान है आजकल, ये किसकी पावर पे काम कर रहा है, इसका अपना दिमाग तो नहीं है इतना उल्टा सीधा बोलने का, तो कुछ अजीब सी शक्ति है इसके ऊपर आजकल, तो इसको बोलते हैं लीवरेज। ज्यादा लीवरेज देने से क्या हुआ, बच्चा बिगड़ गया, उस पर प्रभाव आ गया किसी और का, इन्फ्लुएंस आ गई। फाइनेंशियल एनालिसिस लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर some other related फाइनेंशियल वेरिएबल। मैं मतलब बताता हूं, एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या प्रभाव है, इसको बोलते हैं लीवरेज। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल वेरिएबल्स क्या क्या है, जो भी फाइनेंशियल्स की टर्म्स है, जैसे सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? मान लो सेल बढ़ेगी तो आमतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है? बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली लीवरेज कहलाता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस लीवरेज का मतलब है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक बिगड़े हुए बच्चे का अच्छे बच्चे पे कोई असर पड़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस।
लेकिन अगर दोनों फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं तो उसको बोलते हैं लीवरेज कोर्स के अंदर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधे घंटे के करीब। जब हम आगे पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें रिकॉल करेंगे, फिर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहां से आगे चलते हैं। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ लीवरेज। लीवरेज की वैसे तो दो टाइप है, बट हम तीन पढ़ाएंगे क्योंकि तीसरी भी कोर्स में है। बट तीसरा क्या है, पहले दूसरे का कॉम्बिनेशन है। बस पहली दूसरी समझ लो तो मिक्स कर दो, तीसरी बन जाती है। लीवरेज का पहला कंसेप्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी तो मैं इसमें कुछ थ्योरी लिख रहा हूं, आप मेरे साथ कॉपी कर लो, समझाएंगे थोड़ी देर के बाद। इट इज टेंडेंसी ऑफ EBIT to vary disproportionately to vary disproportionately with change in sales. It is because of fixed cost which is to be met irrespective of sales level. It indicates business risk. It may be defined as employment of fixed asset with fixed cost so that even revenue can be generated. To cover all variable cost and fixed cost. Degree of ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको बोलते हैं डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज।
measures magnitude of change. अब ये जितनी भी चीजें हमने अभी तक करी हैं उन सबको समझने का टाइम आ गया है। अब सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड कराई जाएंगी। यहां से हम आगे चलेंगे। अभी आपको नोट नहीं करना, सिर्फ देखना है। मैं समझाने के लिए पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। उस पर मैंने लिखा प्रेजेंट और यहां लिखा प्रपोज्ड। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। देखिए, कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल और एक होती है फिक्स कॉस्ट। कोई डिफरेंस इनके बीच में बताइए क्या होता है? ठीक है। इन कॉस्ट की जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एक साधारण आदमी को तब फील हुआ जब कोविड का लॉकडाउन था। कैसे? उस समय सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री सफर हुई वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सफर हुई थी। मैं एक आदमी को जानता हूं, उसने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और किराए पे लेने के बाद उसने उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये बिल्डिंग भी किराए की है, बट इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कोचिंग सेंटर में। उसमें उसने होटल में कन्वर्ट कर दिया। अब 40-50 रूम उसने बना दी होटल में। कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो क्या कोई होटल में स्टे कर रहा था? नहीं। लेकिन रेंट उसको देना पड़ रहा था। एक आध 2 महीने तो माफ किया लैंडलॉर्ड ने, लेकिन बाद में तो निकलवा लिया सारा रेंट। तो इसका मतलब होटल में कोई गेस्ट रहे ना रहे, लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं, उसको तो पूरा रेंट चाहिए। ये क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। लेकिन उस दौरान क्या होटल में गेस्ट के लिए खाना बना होगा? नहीं। क्या चदरें वदरें धुली होंगी? नहीं। लॉन्ड्री सर्विस? नहीं। ये वेरिएबल कॉस्ट है। गेस्ट नहीं थे तो ये कॉस्ट नहीं लगी। गेस्ट कम होते तो कम लगती, ज्यादा होती ज्यादा लगती, होटल फुल होता तो ये कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती। तो दो तरह की कॉस्ट होगी, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल बदलती है, फिक्स सेम रहती है। एयर इंडिया ने जो हवाई जहाज किराए पे ले रखे हैं उनका जो किराया है वो फिक्स कॉस्ट है। जो स्टाफ की सैलरी है वो फिक्स कॉस्ट है। जो बिल्डिंग का रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो उसका फ्यूल है वो वेरिएबल है। अगर हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं तो फ्यूल खर्च ही नहीं होगा। ज्यादा उड़ान भरेगा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन बिल्डिंग का रेंट तो उतना ही रहेगा। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल फिक्स्ड। आप लोग यहां पढ़ रहे हैं, इस कमरे का किराया फिक्स कॉस्ट है, चाहे यहां एक बच्चा बैठे या 100 बैठे। लेकिन आपको जो बुक्स मिलती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर एक बच्चा बैठेगा तो एक प्रिंट कराएंगे, दो बैठेगा दो कराएंगे, तीन कराए बैठेगा तीन, 100 बैठेंगे 100। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बदल रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। मान लीजिए हमारी प्रेजेंट सेल 1 लाख रुपए है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है सेल का, 60%, यानी कि 60,000। तो 1 लाख में से 60,000 घटाओ, कितना बचा? इसको बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट पे कर दी, मान लो 20,000। हमारे पास कितने रुपए बचे? 20,000। ये हमारी कमाई है, ईबीआईटी। बगैर कैलकुलेट करे बताओ, बगैर कैलकुलेट करे, सिर्फ एक गेस वर्क। मान लो अगर हमारी सेल डबल हो जाती है तो हमारी कमाई पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी डबल। चलो चेक करते हैं। सेल डबल होने का तो कितने रुपए होना? 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट वो भी डबल, 1,20,000। कितना बचा? 80। फिक्स कॉस्ट 20। फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होगी, फिक्स का नाम ही फिक्स है। 20। ये कितना? 60,000। ये कितने से बढ़ा? 40,000 से।
40,000 20,000 का कितने परसेंट है? 200%। जबकि हमारी सेल कितने परसेंट से बढ़ी थी? 100% से। डबल होना मतलब 100%। तो आप देखिए, सेल बढ़ रही है 100% से और कमाई बढ़ रही है 200% से। ये कोई जादू नहीं है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है? सेल्स और ईबीआईटी, इसमें हमेशा डिसिमिलर चेंज होगा। सेल्स और ईबीआईटी हमेशा डिसिमिलर चेंज होगा, कभी सेम चेंज होगा ही नहीं, ऑलवेज। और ये क्यों? फिक्स कॉस्ट की वजह से। क्योंकि सेल बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है। सिर्फ लीवरेज का क्या मतलब होता है? एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह कहलाता है लीवरेज। अगर आप उन फाइनेंशियल वेरिएबल को नाम दो, सेल्स और ईबीआईटी, तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाता है। अगर सेल में 100% बदलाव हो रहा है, तो ईबीआईटी में कितना बदलाव हो रहा है? 200%, डबल। यही लीवरेज है और ये ऑपरेटिंग लीवरेज है, डिसप्रपोर्शनेट चेंज। अगर आपको निकालना हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है डीओएल का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईबीआईटी में कितना बदलाव? 200%। सेल में कितना? 100%। दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर सेल में 1 रुपए का चेंज होगा, तो ईबीआईटी में कितने का चेंज होगा? 2 रुपए का। हमेशा डिसिमिलर होगा। अगर सेल में 1 का चेंज, तो ईबीआईटी में कितने का चेंज? 2 का। कमाई 2 रुपए से बढ़ेगी। अब आप बताओ, आप क्या चाहोगे? आपके बिजनेस की जो लीवरेज है, ये जो लीवरेज है, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बार इसका इंटरप्रिटेशन लिखता हूं, देखो। इंटरप्रिटेशन: if sale change by 1, EBIT will change by 2। if sale change by 1, EBIT will change by 2। आप कह रहे ज्यादा नहीं चाहिए, मान लो 50 हो, तो इसका क्या मतलब है? अगर डॉल 50 है, डॉल, जैसे यहां डॉल 2 है, अगर डॉल 50 है तो उसका क्या मतलब होगा? इस लैंग्वेज में बताओ, जो लिखी लैंग्वेज। 50। अगर सेल में 1 का चेंज है, तो ईबीआईटी में 50 का चेंज है। अगर डॉल 80 है, तो सेल में 1 का चेंज होगा, तो ईबीआईटी में 80 का चेंज। तो आप क्या चाहते हो? आपका डॉल कम हो कि ज्यादा हो? ज्यादा। यही तो प्रॉब्लम थी। जब किंगफिशर का डॉल निकाला गया, तो उसका डॉल आया था 67। बैंक ने फटाफट पेपर रिजेक्ट कर दिया, ना तेरे को लोन नहीं देंगे। वो कह रहा है साहब, अगर सेल में 1 का बदलाव होगा, तो ईबीआईटी 67 से बढ़ेगा। वो कह रहा है बे नालायक, अगर सेल में 1 रुपए की कमी आएगी, तो ईबीआईटी 67 से गिरेगा। ये भी तो सोच, कितना रिस्क है। अगर किसी का डॉल ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है? उसने अपने फिक्स खर्चे बहुत पाल रखे हैं, टू मच फिक्स कॉस्ट। कल को थोड़ा सा रिसेशन हो गया, कैसे टिक पाएगा? बिजनेस ही बंद हो जाएगा। कई सारे बिजनेस लॉकडाउन में बंद हुए हैं। उनकी इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट थी, इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट थी, 6 महीना 4 महीना बिजनेस बंद रहा, वो मीट ही नहीं कर पाए, अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो गया। तो आपको वैसे अच्छा लग रहा है सेल 1 से बढ़ेगी, तो 80 के केस में ईबीआईटी 80 से बढ़ेगा। लेकिन अगर सेल 1 से गिरेगी, तो ईबीआईटी 80 से गिरेगा तुम्हारा। फिर बताओ कैसे सहन कर पाओगे? इसका मतलब आप तो थोड़ा सा भी सेल में फ्लक्चुएशन सहन नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी भी अगर सेल कम हो गई, 1 रुपए की भी, तो तुम्हारी कमाई 80 से गिर जाएगी। तो ऐसे बिजनेस को हम कैसे फाइनेंस करते हैं? अब आप समझिए लीवरेज का क्या मतलब होता है।
लीवरेज का मतलब होता है एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये लीवरेज से पता चलता है। आपको दो फाइनेंशियल वेरिएबल के प्रभाव को जानना है, सेल्स ईबीआईटी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दो चीजों का रिलेशन बताती है, सेल्स का ईबीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है सेल्स में जो बदलाव होगा ईबीआईटी में हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, कभी भी सेम चेंज नहीं होगा। और ये क्यों? फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। और इससे पता चलता है बिजनेस रिस्क, कैसे वो भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब आप कहो प्रभाव कितना पड़ रहा है, कितना, तो हम कहेंगे उसके लिए डॉल निकालो। बात को समझो, ऑपरेटिंग लीवरेज अलग चीज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अलग चीज है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज ओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज डॉल। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है सेल्स अगर बदलेगी तो ईबीआईटी में बदलाव अलग होगा। अगर आप जानना चाहो तो कितना, तो उसके लिए आपको डॉल निकालना पड़ेगा। और वो डॉल कितना है? 2। मैंने आपको कहा सेल मान लीजिए डबल होती है, 100% चेंज, तो ये श्योर है ईबीआईटी में 100% से कुछ अलग चेंज होगा। दिस इज डॉल, सॉरी मैंने गलत, दिस इज ओएल। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कितना चेंज होगा, तो आपको डॉल निकालना पड़ेगा, और वो है 2। इसका मतलब अगर सेल में 1 का बदलाव तो ईबीआईटी में 2 का बदलाव। तो ओएल सिर्फ थ्योरी बताता है, थ्योरी, दो चीजों में अलग बदलाव। अगर आप उस बदलाव को मापना चाहते हो कितना, तो आपको डॉल निकालना पड़ेगा। हमारे पास डॉल का एक और फॉर्मूला है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। देखो एग्जाम के क्वेश्चन में हमें कई बार देखने को मिला, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देते हैं और कह रहे हैं डॉल निकालो। अभी कॉपी ना करें, बाद में कॉपी करना, सिर्फ ये प्रपोज बताता ही नहीं, कुछ भी नहीं बताता। अब डॉल कैसे निकालोगे सोचो, क्योंकि फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हमें तो पता ही नहीं। तो ऐसे में इफ ओनली 1 ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये फॉर्मूला लगा दें। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40,000। ईबीआईटी कितना है? 20, 1.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों साल की इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट प्रपोज, तो फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी का चेंज डिवाइड बाय सेल का चेंज। अगर एक ही साल की इंफॉर्मेशन है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। हम इसका डेरिवेशन भी सिखाएंगे आपको, भी फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है ये भी बताएंगे, बट अभी थोड़ा लेटर स्टेज पर। अगर दोनों साल की इंफॉर्मेशन है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट सिचुएशन। मान लीजिए आपको प्रेजेंट और प्रपोज दोनों दे रखा है, आप ये फॉर्मूला लगाएं लगाएं, लेकिन आपको डेटा जो लेना होगा प्रेजेंट का लेना होगा, प्रपोज का नहीं लेना, प्रेजेंट का, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन में चेक करो कंट्रीब्यूशन कितना है, फिक्स कॉस्ट 20, ईबीआईटी 20। मैंने आपको वैसी एक एग्जांपल फिगर्स उससे मैच करके करवा रहा हूं, देखो जरा। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, 40,000, 40,
40, ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल है। 40, 40, 40, 40, 0, 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 35,000, 39,000। ईबीआईटी बताओ कितना कितना आएगा हर केस में? 40, 39, 30, 20, 10, 5, 1। डॉल बताएं। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। पहले केस में 1, 40/40। सेकेंड केस में 40,000 डिवाइड बाय 39,000, 1 025। नेक्स्ट 40/30, 40/20 2, 40/10 4, 40/5 8, 40/1 40। ठीक है। अब आप यहां पे ना कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। आप देखो डॉल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? डॉल बढ़ रहा है। एक चीज नोट करना, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट निल है, फिक्स कॉस्ट निल है, तो हमारा डॉल 1 है। चेक कर लो। और किसी के से 1 नहीं है। डॉल 1 कब है? फिक्स कॉस्ट 0 है। ये बात आप रिटेन करेंगे। फिक्स कॉस्ट 0 तो डॉल 1। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, आप देखो वैसे वैसे डॉल बढ़ रहा है। हम ये कह सकते हैं ज्यादा डॉल का मतलब होता है ज्यादा फिक्स कॉस्ट। हम ये भी कह सकते हैं ज्यादा डॉल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट के बीच में गैप बहुत कम है। ज्यादा डॉल का मतलब, आखिरी केस में देखो डॉल कितना है? 40,000। कंट्रीब्यूशन है 40, फिक्स कॉस्ट है 39, 39, गैप कम है। ये एक प्योर रिस्की केस है जिसका डॉल 40 है। सोचो किसी कारणवश कंट्रीब्यूशन 38,000 रुपए हो गया, सिर्फ 38,000, 38,000, 38,000 हो गया। क्या फिक्स कॉस्ट मीट कर पाएंगे? बिजनेस बंद। मतलब इतने खर्चे इन्होंने पाल रखे हैं अपने कि थोड़ा सा भी सेल में डिक्लाइन सहन नहीं कर सकते। इनकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है। तो बैंकर क्या करता है, जब किंगफिशर का उसने देखा 67 इसका डॉल है, तो बताओ बैंकर के दिमाग में सबसे पहली बात ये आई होगी कि नहीं, इसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है? आई होगी। दूसरी बात, इसके कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट में गैप बहुत कम है। कल को थोड़ा सा भी एविएशन इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया, इसकी सेल कम हो गई, तो ये कैसे सरवाइव कर पाएगा? इट इज अ वेरी रिस्की प्रपोजिशन। हम आपको फंड्स नहीं देंगे। आप मेरे को बताओ, ये 40 है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इफ सेल चेंज बाय 1, EBIT विल चेंज बाय 40। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं रेड पेन से। मैं जानबूझकर इसको 1% से गिरा रहा हूं सेल को। आप 40,000 को 1% से कम करें, कितना हुआ? 40,000 में से 1% हटा दो, 39,600। ये 39,000। ये कितना आया? 600। 1000 से 600, ये कितने परसेंट गिरा? 40%। 40%। तो यही तो इसका मतलब था। सेल में अगर 1 का चेंज है तो ईबीआईटी में 40 का है।
अगर सेल 1% से गिरेगी तो ईबीआईटी 40% से गिरेगी। सोचो 1% अगर ईबीआईटी गिर रही है तो उसमें 40% का बदलाव हो रहा है। अगर 2% से गिर जाती फिर 80% का बदलाव होता। 3% से सेल गिर जाती फिर तो लॉस में ही आ जाता है। इट इज अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, बहुत रिस्की है। तो अब बताओ, जब कोई लोन मांगने आता होगा तो बैंक कौन सी लीवरेज पसंद करेगा, कम या ज्यादा? कम। ज्यादा में तो रिस्क है। तो इसमें आपको बेस्ट कौन सी लगती है? बेस्ट बेस्ट केस कौन सा लगता है? केस 1 2 3 4 5 6 7 1। बैंक कहता है ये भी बकवास है, ये भी केस बेकार है, हम ऐसे आदमी कोई फाइनेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कह रहे तो रिस्क ही नहीं ले रहा। अगर किसी का लीवरेज 1 है, इसका मतलब हिज रिस्क इज 0। रिस्क इज 0। तो बैंक, हमने बोला भाई इसमें बुराई क्या है? कह रहे कहावत नहीं सुनी, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न कहां से मिलेगी? कह रहे ये तो बिल्कुल बेकार केस है। ये केस कैसा है मैं आपको बताता हूं, सुनो। मेरे मोहल्ले में एक आदमी सब्जी बेचने आता है, सर पे टोकरा रखकर, और मैं उसको 20-25 साल से देख रहा हूं, वो वहीं का वही है, कोई तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? उसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। आप बताओ, उसकी कोई फिक्स कॉस्ट होगी? कोई नहीं है। सब्जी खरीदता है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। हमें बेचता है वो क्या है? सेल। कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो थोड़ी सी भी हिम्मत करता, एक छोटी मोटी दुकान कहीं किराए पे ले लेता, कुछ फिक्स कॉस्ट का जुगाड़ कर लेता, 1000 2 4 हजार 5 हजार किराए पे ले लेता, तो शायद आज वो पहले से अधिक कमा रहा होता। क्योंकि अभी क्या है, दर दर फिरना पड़ता है। अगर मार्केट में दुकान ले ले तो ग्राहक खुद आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, माल बिकेगा। लेकिन ये करने के लिए उसको फिक्स कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। तो बैंक कहता है जिसका लीवरेज 1 है वो तो बिल्कुल ही बेकार केस है, उसमें तो कोई ग्रोथ का स्कोप ही नहीं है। 20 साल से उस आदमी को मैं देख रहा हूं, बैंक वाला कह रहा है 20 साल और देख ले, तब भी वो सिर पे टोकर रख के ही आएगा, उसकी कोई तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी ने एक दुकान ले ली होती तो 20 साल में आज उसकी 2 या 3 दुकानें होती उस तरह की। और रिस्की प्रपोजिशन क्या है? जो एक की बजाय इकट्ठी 20 दुकानें खोल दे 20 एरिया में, वो आखिरी वाला केस है, वो सुभिक्षा का केस है। तो जिनका लीवरेज 1 होता है बैंक को वो भी पसंद नहीं आता, जिसका लीवरेज 40 होता है बैंक को वही पसंद नहीं आता। बैंक को अच्छा लगता है 2 से 5। लीवरेज हमेशा 2 से 5 के बीच में होनी चाहिए। ये बात कहीं लिख के मत आना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। कैसे? स्टडी मटेरियल में, ऑथर की बुक्स में, जहां जहां मैंने देखा लीवरेज का आंसर 5 से अधिक होता है तो कहते हैं इट इज वेरी रिस्की। और जहां 2 से 5 के बीच में होता है कह रहे हैं इट इज आइडियल। आइडियल। और जहां एक होता है कह रहे हैं दिस इज आइडल। आइडल मतलब बेकार। तो 2 से 5 पसंद आती है, इसका मतलब दीज ऑल आर ओके, सॉरी दीज टू आर ओके। ये अच्छी केस है। इसमें अब देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, 40 और 20, 40 और 30। अगर सेल में 2 4 5 हजार की भी कमी आएगी तभी 20 हजार तो दे ही सकते हैं। 40 में से 5 7 हजार की कमी आ गई तब भी 30 दे ही सकते हैं। और बगैर फिक्स कॉस्ट के रिटर्न आती नहीं है। खर्चा करोगे, पैसा पैसे को खींचेगा, ये मतलब है। तो अब जरा एक बारी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने किया कॉपी वॉपी बाद में करना, पहले यहां पर आते हैं। आपको यहां पे हमने बताया सबसे पहले लीवरेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस और पावर, सिंपल लैंग्वेज में। हमारे कोर्स में क्या मतलब है? इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। रिलेटेड, अब आप ये नहीं बोलोगे सेल्स और करंट एसेट दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आइटम है, ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करते। सेल्स और ईबीआईटी रिलेट करता है। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेटिंग लीवरेज, इट इज टेंडेंसी ऑफ ईबीआईटी। कह रहे हैं ये ईबीआईटी की टेंडेंसी है।
मतलब ईबीआईटी का रुतबा है, ईबीआईटी की जिद है, वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली हम अलग बदलेंगे, हम अलग बदलेंगे, ये उसकी टेंडेंसी है। किससे अलग बदलेंगे? विद चेंज इन सेल्स। सेल में जो भी चेंज होगा उससे अलग बदलेंगे। सेल में 100% चेंज था तो ईबीआईटी 200% बदली थी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट विच इज टू बी मेट इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स लेवल। क्योंकि अगर आपकी सेल कम भी हो जाती है तभी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, बढ़ जाती है तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। इट इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क। ज्यादा डॉल का मतलब क्या है? ज्यादा फिक्स कॉस्ट, और ज्यादा फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ज्यादा ही फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं बिजनेस रिस्क, इतना समझ लो। ज्यादा डॉल, ज्यादा फिक्स कॉस्ट, ज्यादा फिक्स कॉस्ट, ज्यादा बिजनेस रिस्क। इट मे बी डिफाइंड एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स एसेट विथ फिक्स कॉस्ट। जिसकी डॉल ज्यादा है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। किंगफिशर एयरलाइंस, उसने कई सारी फिक्स एसेट किराए पे ले ली, हवाई जहाज, बिल्डिंग। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट काफी सारी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स एसेट, काफी सारी फिक्स एसेट रख ली विथ फिक्स कॉस्ट। अगर आप अपने पैसे से खरीदते हो तो उसको बोलते हैं नो कॉस्ट, लेकिन अगर आप किराए के पैसों से फिक्स एसेट लेते हो तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स एसेट विथ फिक्स कॉस्ट, सो दैट इनफ रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड टू कवर ऑल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा फिक्स एसेट किराए पे ले लेते हो तो आप तभी टिक पाओगे जब आप इतना कमा लो कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पे ऑफ कर सको। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कितना चेंज है। आप देख सकते हैं सेल्स में 100% बदलाव हुआ है तो ईबीआईटी में 200% हुआ है। अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो वो 2 है, 2। यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला है और इस एग्जाम्पल से पता चल पा रहा है जितनी ज्यादा लीवरेज उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा बिजनेस रिस्क। कम भी बेकार है, ज्यादा ही बेकार है, इट शुड बी इन बिटवीन 2 to 5। ऊपर से देखते हैं। पहले जनरल मीनिंग था लीवरेज का। लीवरेज का मतलब क्या होता है? ये कोर्स में नहीं है, ये वैसे ही है आम भाषा में। एबिलिटी फर्म की, अगर वो फिक्स रिटर्न दे सके जो उसने रिसोर्स एम्प्लॉय किए हैं तो उसको बोलेंगे लीवर्ड, अदरवाइज बोलेंगे अनलीवर्ड। ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है, उसका मतलब होता है अपने शेयरों की मार्केट वैल्यू बढ़ाना। और शेयर की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आप कितना रिस्क ले रहे हैं। आप देखिए उस जो सर पे टोकरी रख के आ रहा है, क्या वो कोई रिस्क ले रहा है? कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं। अब परफॉर्मेंस डिपेंड करता है रिस्क पे। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, बिजनेस, फाइनेंशियल। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है ज्यादा फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क बाद में बता देंगे। बिजनेस रिस्क का भी मतलब होता है इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट की पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, फिर इंटरेस्ट कहां से दोगे, तो बात की बात है। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है दो वेरिएबल हैं फाइनेंशियल, दोनों रिलेटेड है, दोनों में अलग चेंज होगा, सेल्स और ईबीआईटी। अलग चेंज फिक्स कॉस्ट की वजह से होगा और इसको देख के बिजनेस रिस्क पता चलता है। अगर आपको निकालना है कितना तो उसके लिए आप डॉल निकाल लें, वो नंबर बता देता है, जैसे 2 3 4 5 लीवरेज ऐसे बता देता है। जितनी ज्यादा लीवरेज होगी उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, उतना ही कम गैप है किसके बीच में? सेल्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट के बीच में। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 0 है तो डॉल 1 होगा, इट मींस नो रिस्क। आप अभी यहीं तक कॉपी करेंगे इस जगह तक, क्योंकि नीचे वाला पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल कॉपी करना है। अभी यहीं तक कॉपी करेंगे, मैं ऊपर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ। थोड़ा एसी ऑन कर दो, अब थोड़ी गर्मी हो गई है।
क्या चीज? एक मिनट, हाँ, टू। यहां तक कॉपी कर लिया। अब एक हेडिंग लिखो, हाउ बिजनेस रिस्क एंड डॉल, हाउ बिजनेस रिस्क एंड डॉल associated with each other, how businesses can doll associated with each other। अभी एग्जांपल सारे कॉपी कर लो। how businesses can doll associated with each other।
लिख लिया है। अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन में, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई फिक्स कॉस्ट मीन्स हाई डॉल। नेक्स्ट लाइन में, हाई डॉल मीन्स हाई बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट लाइन में, हाई बिजनेस रिस्क इज नथिंग बट, is nothing but high fixed cost or less gap, high fixed cost or less gap between contribution and fixed cost, contribution and fixed cost। एक, हाँ, क्वेश्चन मैं आपको बोल के लिख पा रहा हूं, आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, लिखे। A company produces and sells 10,000 shirts selling price per shirt is 500, selling price per shirt is 500, variable cost is 200 per shirt, fixed cost 25 लाख। पहला पार्ट लिखो, कैलकुलेट डॉल। सेकेंड पार्ट लिखो, if sales are up by 10%, if sales are up by 10%, compute impact on EBIT, compute impact on EBIT। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया सवाल? देखिए, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखे आंसर में, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, कितनी शर्ट्स हम बेच रहे हैं? 10,000, और एक का प्राइस, तो कितने रुपए की सेल हो गई?
50 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, एक शर्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10,000 इंटू 200, यानी कि 20 lakhs। अब लाइन डाल के जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। कितना? 30 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 25 लाख। ईबीआईटी कितना आ जाएगा? अब हमें निकालना है डॉल। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तीस लाख डिवाइड बाय 5 lakhs। 6 टाइम्स हो सकता है, या 6 लिख दो बस। पहला पार्ट समझ आ गया, सेकंड पार्ट पढ़ो क्या? इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। देखो, इसको मैं तीन तरह से आपको करवाऊंगा, तीन तरह से इसका आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट वे, डॉल कितना है? 6। इट मीन्स इफ सेल चेंज बाय 1, EBIT will change by 6. Sale change by 1, EBIT will change by 6. Here, sales up by, up लिखा है ना, up by 10%. Then EBIT will up by 60%. 1 से 6 तो 10 से 60, 6 गुना हो गया 60%। ये फर्स्ट वे था। सेकंड वे दिखा देता हूं। ये सब लिखने के लिए डॉल का एक फॉर्मूला आपने लिखा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसमें डॉल का आंसर कितना आ रहा था? 6। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और सेल का चेंज कितना है? मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 60%। ब्रैकेट में लिख सकते हो अप, क्योंकि सेल भी अप हो रही है तो ये भी अप होगा। अगर सेल डाउन होती तो ये भी डाउन हो जाता। ये भी तरीका, इसमें थ्योरी वोरी लिखने की जरूरत नहीं, बड़ी सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इसका थर्ड वे देखो।
सेल में कितना बदलाव हो रहा है? मतलब अब हम 10,000 की बजाय कितनी शर्ट बेचेंगे? 11,000 इंटू 500 कितना हो गया? 55 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 11,000 इंटू 200, 22 लाख। ये कितना हुआ? 33 लाख। ये 25 लाख। ये 8 लाख। ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 लाख का। 5 लाख से 3 लाख बढ़ना 60%। ये भी तरीका है। इन तीनों में फर्स्ट और सेकंड वे ठीक है, थर्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब ये बहुत बच्चों वाला वे है। फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा लीवरेज का फील लॉजिक आता है, वो का तरीका ठीक है। कॉपी कर लो इतना। तुम्हारी एक वीक में कितने दिन क्लास होती है? वो भी फिक्स नहीं है? अच्छा। अच्छा, अब बाई चांस क्लास लगी हो, तुम्हें कुछ काम हो तो? ज्यादा टीटीएस में होती है? आज मंडे को हो गई, इसे तो कल होगी। कल ट्यूसडे है। अच्छा, वो भी फिक्स है। अच्छा। अच्छा। और कितना कोर्स तुम्हारा हो गया बाकी थोड़ा सब्जेक्ट्स में? सेकंड चल रहा है, एक खत्म हो गया, दूसरा चल रहा है। अच्छा। आ गया समझ आपको? ठीक है। तो अगर हम इसको रिवाइज करें, तो सबसे पहले हमने लीवरेज का जनरल मीनिंग लिखा, जो आपको कहीं पे भी नहीं लिखना, बस दो चार टर्म्स सीखिए। एबिलिटी ऑफ फर्म टू अर्न फिक्स रिटर्न फॉर एम्प्लॉइंग रिसोर्सेस। पैसा दे सकते हैं तो लीवर्ड, अदरवाइज अनलीवर्ड। आजकल का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है। शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है रिस्क, रिस्क दो तरह का होता है, बिजनेस फाइनेंशियल। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है ज्यादा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा मीट नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है कि ईबीआईटी का टेंडेंसी है कि वो एक डिसप्रोपोर्शनेट चेंज करेगी विद सेल्स। डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होगा विद सेल्स। ये फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है क्योंकि वो सेम रहता है। इससे बिजनेस रिस्क का पता चलता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना इफेक्ट है, तो उसके लिए आपको डॉल निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। उसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर एक ही साल की इंफॉर्मेशन है तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कर सकते हैं। जितना ज्यादा डॉल होगा उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी, उतना कम गैप होगा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बीच में। अगर डॉल 1 है तो भी बहुत खराब सिचुएशन है, इट मींस नो रिस्क, नो फिक्स कॉस्ट, नो ग्रोथ, नो प्रॉफिट, नो सेल्स, नथिंग ऐसे। जो हमने आपको एग्जांपल करा उसमें एक साल की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सेकंड पार्ट के लिए तीन तरीकों से आंसर निकाल सकते हो, या तो इंटरप्रिटेशन की मदद से, या पहला फॉर्मूला लगा के, या फिर लाल पेन से लिखा वेरिफिकेशन टाइप वो करके। तो आज इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको सिखाएंगे और लीवरेज की और वैरायटीज कराएंगे।